Hello everybody, welcome to Ever Study Classes. This is your top 10 MCQ series for PGT Commerce exam and today's topic is accounting principles. Before starting the topic, these are Ever Study courses for PGT Commerce, DSSB PGT Commerce, UB PGT TGT Commerce, HPSC PGT Commerce. To enroll in these courses, you can check out the website www.everstudy.co.in. क्वेश्चन रीड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, इनको यूज़ क्यों किया जाता है, कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको क्या करना होता है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए वो ये इंश्योर करते हैं कि वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें वो यूनिफॉर्म बेसिस पे प्रिपेयर करें ताकि कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपैरिजन को फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को अचीव करने के लिए एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जिसको अप्लाई किया जाता है विद इन अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज कॉल्ड गाप. What is GAP? Generally accepted accounting principles, right? So question is, in the context of the revenue recognition concept, how should revenue be treated when goods are sold on credit but the payment is not yet received? So रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है वो है क्या, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या स्टेट करता है, ये कहता है कि रिवेन्यू को हमें तभी रिकॉर्ड करना है जब हम प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, तब नहीं जबकि कस्टमर पेमेंट देता है, ठीक है। सो कब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब भी रिकॉर्ड कर लेंगे कि जब हमने प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर कर दिया, ठीक है। सो ये जो आपने पढ़ा होगा एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट, तो एक्रूवल बेसिस का एक की फीचर है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। उसमें भी क्या बोलते हैं, क्या स्टेट करता है एक्रूवल बेसिस भी, कि रिवेन्यू जब हमने अर्न कर लिया एक्चुअल में तभी उसको रिकग्नाइज करना है इंस्टेड ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए अगर हम पढ़ें, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट स्टेटस. सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. Question number 2, which accounting principle could lead to the creation of secret reserves due to underestimating profits by understating assets or overstating liabilities? So कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपके सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं, कैसे क्रिएट हो जाते हैं सीक्रेट रिजर्व, जब हम प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट कैसे हो जाता है, जब हम अंडरस्टेटिंग एसेट्स को अंडरस्टेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू जो है वो 50,000 है, ठीक है, स्टॉक की जो कॉस्ट है, ठीक है, और जो मार्केट प्राइस है जो कॉस्ट का, मार्केट प्राइस है जो एसेट्स का या स्टॉक का मार्केट प्राइस है सपोज 80,000, ठीक है। लेकिन जब भी हम इसको दिखाएंगे, स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे, तो हम लोअर वैल्यू ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। सो एसेट्स को यहाँ पे हमने अंडरस्टेट कर दिया, राइट। सो ओवरस्टेटिंग लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। सो फॉर लाइबिलिटीज़ थी हमारी मान लो 5,000 रुपीज़ की, लेकिन हमने उसको दिखा रखा है 8,000 रुपीज़ का, ठीक है। सो दैट इज़ योर ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटीज़. सो दिस इज़ योर, ये कौन कहता है, ऐसा कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल में होता है, ऐसा आपका होता है कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल में, राइट। सो कंजर्वेटिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि जो लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उनकी बेशक अनसर्टेन होना, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो श्योरली वो होंगी या नहीं भी हो सकती हैं, क्या लॉसेस, ठीक है।
और या एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज़, लेकिन तब भी हम उसको रिकग्नाइज करेंगे। ये कहता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। लेकिन जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू को तभी एश्योर्ड किया जाता है जब वो रिसीव हो, ठीक है, जब उस ये श्योर हो, सर्टेन हो कि वो हमें रिसीव होगा ही होगा, देन ओनली वी विल टेक द रेवेन्यू, ठीक है। सो दैट इज़ योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Question number 3, how does the dual aspect concept relate to the fundamental accounting equation and what does it imply about the recording of transaction? So आपका dual aspect concept है, ये आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप किया गया है इन अ सच अ वे दैट रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ द ईच ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स द रिकॉर्ड। जो एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, उन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करा जाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही एक रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आता है। किसका रिलेशनशिप? एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का। एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल का, ये आपको पता भी होगा। एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का क्या रिलेशनशिप है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। और ये क्या इम्प्लाई करता है? दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूअल इफेक्ट इफेक्टिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वली। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट हाउ शुड एन एसेट परचेज्ड मैनी ईयर्स अगो बी रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंडर जो एसेट परचेज की गई है काफ़ी साल पहले, उसको बैलेंस शीट में किस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। सो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सो ये क्या कहता है? ये कहता है कि द वेरियस एसेट्स एक्वायर बाय द कंसर्न और फर्म शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व्ड और स्पेंट। कि जो सालों पहले जिस अमाउंट पे एसेट परचेज किया गया था वही अमाउंट हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करते चले जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5, which accounting principle requires consistency in the application of accounting method from one period to the next and what is the primary benefit of this consistency? So see consistency and here also consistency. So कौन सा मेथड होगा? मटेरियलिटी होगा, फुल डिस्क्लोजर होगा, कंजर्वेटिज्म होगा या कंसिस्टेंसी होगा? सो कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. Enables comparability of financial statements across periods. So consistency का concept क्या कहता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म ने अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक बार अडॉप्ट कर लिया, सो 1 year to another year that practices should be the same, ठीक है। सो अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी जो भी एक बार प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली वो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। ऐसी चेंज होंगी, बट अगर किसी लॉ में अगर चेंज आता है तो तभी ये जो प्रैक्टिसेस है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या अकाउंटिंग मेथड्स जो हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मेथड अगर एक बार अडॉप्ट कर लिया कि वो कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। सो अच्छा, ऐसा है क्यों? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्यों हम सेम ही रखते हैं 1 year to another? ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अक्रॉस द पीरियड्स उसको कंपेयर किया जा सके, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द मैचिंग कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंसेस द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू रिवेन्यूज पर्टिकुलरली इन एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। सो जो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द रेवेन्यू दे जनरेटेड। जो भी खर्चा किया है एक कंपनी से, तो उस खर्चे से क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो दोनों ही उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए। ये इंश्योर करता है कि जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू से मैच हो, ताकि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट प्रोवाइड की जा सके। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट से 3 लाख रुपीज़ अर्न किए, ठीक है, 3 लाख रुपीज़ अर्न किए, लेकिन जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो थी 2 लाख रुपीज़। सो इस प्रोजेक्ट का एक्सपेंस क्या हो गया, 2 लाख रुपीज़, एंड प्रोजेक्ट की जो रेवेन्यू जनरेट इसने कितना किया, 3 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया 1 लाख रुपीज़ का। सो जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस से क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो दोनों मैच करने चाहिए, यही कहता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज अर्नड, not necessarily when the expenses are paid. So option number B is the correct answer. Question number 7, when applying the materiality concept, how should an accountant treat a small insignificant transaction that is not expected to influence the decision making of user? So materiality concept में एक accountant को एक छोटी सी insignificant transaction को किस तरीके से treat किया जाना चाहिए अगर वो transaction डिसीज़न मेकिंग, यूज़र्स की डिसीज़न मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या करेगा अकाउंटेंट, इट शुड बी रिकॉर्डेड फॉलोइंग ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, or it should be ignored as it is not material to the overall financial statement. Option number C, it should be included only if it affects cash flow directly. Option number D, it should be aggregated with other similar transactions to determine materiality. So it should be ignored. So ऐसी छोटी सी जो transactions होती हैं जिसका users के decision making पे कोई influence नहीं होता है, तो ऐसी transactions को, ये इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो प्राइमरी इम्प्लीकेशन क्या है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब। सो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है या ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो एन अकाउंटिंग थ्योरी दैट स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो ऑब्जेक्टिव हो और बेस्ड ऑन रिलायबल डेटा पे बेस्ड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी मटेरियल परचेज़ किया है, उसकी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, तो उस मटेरियल जितना भी परचेज़ किया है उसका हमारे पास इनवॉइस हो या कैश रिसीट हो, जितना भी मनी हमने पे किया है, ठीक है। सो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एंड अनबायस्ड एविडेंस। सो दैट इज़ the primary implication of the objectivity concept in the preparation of financial statements. Question number 9, how does the full disclosure principle affect the presentation of financial statements, particularly concerning contingent liabilities और सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। सो जो आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी फुल्ली एंड फेयरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो
Option number B, it mandates the disclosure of all relevant information, including contingent liabilities and changes in accounting policies in the financial statement and their notes. So, full disclosure यही कहता है कि कोई भी contingent liabilities है उसको भी financial statement में उसकी information होनी चाहिए. अगर कोई भी accounting policies में change हुआ है तो उसको भी disclose करना है, notes mention करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि जो यूज़र्स हैं उसको एंटिटी की परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से पता चल पाए. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 10. If a company switches from straight line depreciation to declining balanced depreciation method without disclosing the change, which accounting principle is violated and what is the potential consequence? ठीक है. सो एक कंपनी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही थी, उसने डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड अडॉप्ट कर लिया लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया कि उसने ये चेंज किया है. सो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हो गया और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं. सो इसमें जो होगा आपका कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है वो वायलेट होगा एंड इट हिंडर्स द कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर टाइम. सो इससे क्या होगा, इससे जो कंपैरेबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो इंश्योर नहीं हो पाएगी और दिस लैक ऑफ डिस्क्लोजर कैन लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. So this is the homework question for you. Read the question carefully, read the options carefully and do let me know the answer in the comment section below. So thank you so much for today. अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करते रहिए एवर स्टडी के साथ जुड़ के. Thank you.